आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का लेटेस्ट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके बुक में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। पिछले साल भी 14 चैप्टर्स थे, ये साल भी आपके 14 चैप्टर्स हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है। जहां जहां देखो मैंने स्टार मारा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको प्रूव करने के लिए आ जाता है 5 मार्क्स में, ठीक है ना। मैक्सिमम चैप्टर्स आप 9th में कवर किए होंगे, 10th में भी वही चैप्टर है, सब कुछ वही है, बेसिक्स वही है, बस कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट्स नए ऐड हुए हैं। एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होगा वो भी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा हर चैप्टर पे। शिक्षा पाठ में आप सभी को स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श पांडे और आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का लेटेस्ट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर सीबीएसई बोर्ड सेशन 2026-27। ओके, सो बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको पढ़ने कितने चैप्टर्स हैं। ओके, तो आपके बुक में टोटल 14 चैप्टर्स हैं। पिछले साल भी 14 चैप्टर्स थे, ये साल भी आपके 14 चैप्टर्स हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो एक एक करके हम चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। ओके, क्लास 9th में भी आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, यहाँ पे भी आप रियल नंबर पढ़ रहे हो। तो बेसिक्स आपकी अगर नंबर्स के बारे में क्लियर है क्लास 9th में, तो 10th में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 1-2 कॉन्सेप्ट ही बस एक्स्ट्रा एड ऑन होंगे। ओके, नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 2 का, तो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th में भी आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, यहाँ पे भी आप पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, बस 1-2 एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स जुड़ जाएंगे, बाकी सब बेसिक्स तो वही है। तो अगर आपने क्लास 9th में अच्छे से पॉलिनोमियल्स पढ़ा है तो 10th में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चैप्टर नंबर 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बस यहाँ पे हम लोग 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। ओके, बस और कुछ नहीं है। तो अगर आप 9th में अच्छे से पढ़े होंगे तो 10th में भी आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नाउ बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो चैप्टर है ना, ये पॉलिनोमियल के बेस पे ही है। अगर आपका पॉलिनोमियल अच्छे से आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, आसान चैप्टर है, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 5 आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपके लिए न्यू चैप्टर है, ठीक है ना, और कोई टफ नहीं है, 2 फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर खत्म है, ठीक है। तो ये आपके लिए नया चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें तो ट्राइंगल है, त्रिभुज। क्लास 9th में भी ट्राइंगल था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे जो ट्राइंगल है पूरा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट्स पे हम काम करेंगे। ओके, तो अगर ट्राइंगल की बेसिक्स क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्लास 10th में भी, ठीक है। क्लास 7th की बात सॉरी चैप्टर नंबर अगर 7th की बात करें तो क्या है बताओ, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। 9th में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस 2 कॉन्सेप्ट्स और ऐड ऑन हो जाएंगे इसमें, एक डिस्टेंस फार्मूला ऐड ऑन हो जाएगा, एक सेक्शन फार्मूला, चैप्टर खत्म, ठीक है। तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं। देखो आपने 9th में जो पढ़े हैं ना, मैक्सिमम चैप्टर्स उससे ही रिलेटेड है, ठीक है। और अगर आपने 9th अच्छे से नहीं भी पढ़ा है ना, तो मैं पूरा कवर कराने वाला हूँ, टेंशन मत लो। एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे, एक एक फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर अगर 8 की बात करें तो वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो है नया चैप्टर है और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर जो साइंस लेने का प्लान कर रहे हैं क्लास 10th के बाद, भैया 11th 12th में ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छे से पढ़ना क्लास 10th में। ट्रिग्नोमेट्री कुछ टफ नहीं है, बहुत बढ़िया से कवर कराऊंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। नाउ 9th चैप्टर जो है इसी से रिलेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कैसे करना है, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह में ये अप्लाई होता है, तो बढ़िया से इसको भी हम सीखेंगे। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 10 क्या है बताओ, हमारा सर्कल है। सर्कल आपने 9th में भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 11 क्या है बताओ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, ये आपका न्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे बताओ, सेगमेंट और एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क निकालना, ये सब हम सीखेंगे इस चैप्टर में। 12th हमारा क्या है बताओ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो भी हमारे 3D फिगर है, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, ठीक है ना, उसके सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब निकालना सीखेंगे। क्लास 9th में भी मेंसुरेशन नाम का चैप्टर होगा, वहां पे भी आप पढ़े होंगे, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। 13 चैप्टर क्या है हमारा बताओ, स्टैटिस्टिक्स है। क्लास 9th में भी स्टैटिस्टिक्स था और क्लास 10th में भी आपका स्टैटिस्टिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यहाँ पे मीन मीडियन मोड ही एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी टेबुलर फॉर्म ये सब तो आप पढ़े होंगे 9th में, यहाँ पे भी वही पढ़ेंगे 10th में भी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कुछ ही कॉन्सेप्ट्स न्यू ऐड होंगे बस। चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी आपके लिए पूरी तरीके से न्यू है, 9th में प्रोबेबिलिटी नहीं था।
और बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये रहे आपके 14 चैप्टर्स। मैक्सिमम चैप्टर्स आप 9th में कवर किए होंगे। 10th में भी वही चैप्टर है, सब कुछ वही है, बेसिक्स वही है, बस कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट्स नए ऐड हुए हैं, बस कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। 10th बहुत आसान है, मैं आपको सच बताऊं, ठीक है। चलो अब चैप्टर वाइज टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि हर चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर, तो रियल नंबर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भैया रियल नंबर की डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे, रियल नंबर के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम जानेंगे। देन हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात करेंगे, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है आपके बोर्ड में। उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आता है। जहां जहां देखो मैंने स्टार मारा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद बात करेंगे प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स, तो इरेशनल नंबर प्रूव कैसे करने हैं उसको हम देखेंगे, और इससे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। नाउ अब चैप्टर नंबर अगर 2 की बात करें तो हमारा क्या है बताओ, पॉलिनोमियल्स है। अब पॉलिनोमियल्स हम क्या क्या पढ़ने वाले बताओ। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके टाइप्स को समझेंगे। देन हम बात करेंगे कि भैया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो यहाँ ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ आपको ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन पूछ लेगा। एमसीक्यू वगैरह में ज्यादा आता है कि ग्राफ दे देगा, बोलेगा नंबर ऑफ जीरोस बताओ। जैसे ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो ये पैराबोलिक ग्राफ बनता है हमारा, पॉलिनोमियल का, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया है, तो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ आपको पूछता है, हम उसको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो भैया जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है उसको हमें समझना है, और पढ़ लेंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आपका। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता क्या है और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को समझेंगे। उसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है उसको समझेंगे। फिर भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक तो अपना ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड है हमारा एल्जेब्रिक मेथड, और एल्जेब्रिक मेथड में भी हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक हमारा है एलिमिनेशन मेथड और एक हमारा है सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है ना। एक मल्टीप्लीकेशन मेथड भी था लेकिन अब वो सिलेबस से डिलीट हो गया है, वो नहीं पूछा जाता है आपका, तो हम यही 2 मेथड ही पढ़ेंगे। देन आपको पढ़ना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके। पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल के बेस पे ही है। देखो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा 9th में, ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बस इसी को 0 के इक्वल कर दो, इसी को हम क्या बोल देंगे बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। भैया अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रूट्स को हम फाइंड कैसे करें, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करते हैं, और सबसे बेस्ट मेथड होता है हमारा क्या होता है बताओ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, जो कि क्लास 9th में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक। हम रूट्स को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, यही हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, पढ़ेंगे कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। देन हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं उनका नेचर क्या है भैया, दोनों पॉजिटिव रूट्स हैं या नेगेटिव रूट हैं या दोनों इक्वल रूट्स हैं, कैसे क्या है, इस पूरा हम पूरी अच्छे तरीके से समझेंगे रूट्स के बारे में। और वर्ड प्रॉब्लम हम जरूर सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें क्या करेंगे हम बताओ भैया, डेफिनेशन देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके जनरल फॉर्म को समझेंगे, ओके। कॉमन डिफरेंस क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। एन टर्म फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, उसको देखेंगे। बस एक ही फॉर्मूला है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 का d हमारा कॉमन डिफरेंस है, a मेरा फर्स्ट टर्म है, an मेरा nth टर्म को शो करता है, nth टर्म को शो करता है, ठीक है। तो ये n टर्म फार्मूला हो गया। सम ऑफ n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो
जो भी आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, इनका सम क्या होगा पूरा nth टर्म तक का, उसी के बारे में हम उसको निकालना सीखेंगे। उसके ऊपर भी एक फॉर्मूला होता है। देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में, उसको हम समझेंगे। उसके ऊपर प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। फिर ट्राइंगल की बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है। यहाँ पे क्या पढ़ना है, और ये चैप्टर बहुत आसान भी है और अच्छे नंबर देके जाता है। आसान तो सारे चैप्टर हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। देन सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब किस किस क्राइटेरिया पे हम ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। तो एक एंगल एंगल सिमिलरिटी है, एक साइड 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 सिमिलरिटी है, एक साइड एंगल साइड सिमिलरिटी है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया थे, वैसे सिमिलरिटी के भी हमारे ये 3 क्राइटेरिया हैं। देन हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको प्रूव करने के लिए आ जाता है 5 मार्क्स में, ठीक है ना। तो फ्री के नंबर मिलने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, ये भी आपको पूछ लिया जाता है, ठीक। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। चैप्टर नंबर 7 की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है। 2 फॉर्मूले पे खत्म है चैप्टर, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे, जो कि 9th में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी बात कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है उसको समझेंगे, बहुत आसान है। डिस्टेंस फार्मूला, 2 पॉइंट के बीच का अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो उनके बीच के डिस्टेंस आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करके। सेक्शन फार्मूला, ठीक है, ये भी बहुत आसान है, इसको भी हम समझेंगे। और ये भी चैप्टर इतना आसान है कि इससे भी आप फ्री के नंबर उठा के लेके जा सकते हो, ओके। कुछ टफ नहीं है यार। नाउ चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो हमारा क्या है बताओ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी हम क्या करेंगे बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे क्या होते हैं बताओ, रेशियोज होते हैं। इनको अच्छे से समझेंगे। रिलेशन एंड कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन क्या होता है, इनके कन्वर्जन्स को हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करेंगे, भैया क्या होता है कि साइन 45 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा, ये पूछ लेगा, डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लेगा या क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होगा, उनकी वैल्यूज पता होंगी, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बनाना सिखाऊंगा, रटाना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना, बनाना सिखाऊंगा, टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं, ओके। ये भी आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और सॉल्व भी कर लोगे आप। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, ठीक है ना। तो 3 आइडेंटिटीज से और बहुत सारी आइडेंटिटीज हमारी निकल जाती हैं, इससे प्रूविंग के क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक को पढ़ेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कि मतलब नीचे से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर को देख रहा है, ऊपर को देख रहा है, तो वो हमारा एंगल क्या बनाया अपने ग्राउंड के साथ या हॉरिजेंटल लाइन के साथ, उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन ऊपर है, ऑब्जर्वर ऊपर है और नीचे की तरफ देख रहा है, तो वो हॉरिजेंटल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, वही उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। स्पीड और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स पे हमारा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो हम ये सब पूरा समझेंगे अच्छे से, ठीक है। सर्कल में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो टेंजेंट, सेकेंट और कॉर्ड के बारे में हम जानेंगे। एक थ्योरम 10.1 है, थ्योरम 10.2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और पूछते भी हैं, आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, हम डेफिनेशन ऑफ सर्कल्स को देखेंगे, आर्क क्या होता है सर्कल का, सेक्टर और सेगमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सेक्टर क्या होते हैं सर्कल के, सेगमेंट क्या होते हैं सर्कल के। फिर उन्हीं सेक्टर और सेगमेंट का एरिया निकालना सीखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट कैसे निकलते हैं। लेंथ ऑफ आर्क हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर और सेगमेंट कैसे निकलते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ओके। 12 चैप्टर की बात करें सरफेस एरिया वॉल्यूम में, तो हम क्या करेंगे बताओ, हमारे पास जो 3D फिगर्स हैं, 3 डायमेंशनल जो फिगर है, ठीक है ना, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, इसके सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकालना सीखेंगे हम लोग। सीधा फॉर्मूले बेस पे पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन थोड़ा आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप पूरे नंबर उठा के लेके जाओगे इस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, टू दी पॉइंट क्वेश्चन आता है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चंस उठते ही उठते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें से,
ठीक है ना। एमसीक्यू भी कभी कभी पूछ लेता है इससे, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड के ऊपर आपको एमसीक्यू पूछ लेता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बताओ, स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, इनके डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे, डाटा और उसके टाइप्स क्या होते हैं, टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। 9th में नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, मैं 10th में पूरा पढ़ाऊंगा बेसिक से। उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो भी डाटा दिया है उसका एक सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे, उसी को हम मीन मीडियन मोड बोलते हैं, इसको समझेंगे। एवरेज वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, उसके बाद हम मीन मीडियन मोड के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, नाउ लास्ट चैप्टर हमारा क्या है बताओ, प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी में हम क्या क्या पढ़ने वाले बताओ, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी देखेंगे। उसके बाद हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे इवेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इवेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं किसी भी इवेंट का, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहीं पे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा 14 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ओके, कुछ नहीं है, बहुत आसान है 10th, बस कंटिन्यूटी रखना है, रोज सॉल्व करना है। मैं एक एक चीज कराऊंगा, बस ये थोड़ा गाइडेंस रिलेटेड सारे वीडियोस में अपलोड कर दूं। मैं एक एक लेक्चर लेके आऊंगा, आपको यहाँ पे सारा मटेरियल मिलेगा। मैं एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होगा वो भी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा हर चैप्टर पे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं। इससे आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा। ठीक है ना, आपके स्कूल्स में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ठीक, तो हम एक एक चीज पे फोकस करेंगे। आपको नोट्स भी मिलेंगे, शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको नोट्स पूरी तरीके से सब चीज का नोट्स मिलेगा। ठीक है ना, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो शिक्षा पॉइंट को। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।